बहुत बहुत आभार सर। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये पूरा सदन संजय दीक्षित जी और जयपुर डायलॉग के लिए जरूर एक बार कलतर ध्वनियों से गूंजता रहना चाहिए। हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र के लिए आज तक इस देश में जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे, वो सब इस देश को तोड़ने वालों को यहाँ मंच के ऊपर बैठाने वाले प्लेटफॉर्म होते थे। ये पहली बार है जो धर्म और राष्ट्र की बात करने वाले लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है। नमन है आपको संजय जी, जयपुर डायलॉग्स। और हम सबको ये मालूम है कि ये वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि दुनिया भर से एजेंडे वाले लोग आए, काला पैसा आया और दिखाने के लिए कुछ कुछ करते रहे। आपने पता है कि आपने अपना खून और पसीना दोनों दांव पे लगा के जयपुर डायलॉग को यहाँ तक पहुंचाया है। नमन आपको और आपके प्रयासों को। आज का ये जो विषय है, इसके बारे में अपनी बात रखने से पहले मैं एक छोटा सा मेरे सामने जो घटना घटी उस घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। 2020 में दिल्ली में जब दंगे हुए तो दिल्ली में एक इलाका है यमुना विहार। यमुना विहार में एक घर जिसमें एक बहन रहती है प्रीति गुप्ता, और उनके दो बच्चे, एक 9 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा। दंगाइयों ने उनके घर में आग लगा दी ग्राउंड फ्लोर पे, और वो बच्चों को लेके ऊपर भागी तीसरे मंजिल पे। और आग तो ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई थी, लेकिन धुआं वो ऊपर की तरफ आता जा रहा था, और ये लगभग निश्चित था कि अगर ऊपर रहेंगे तो बहुत देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे, दम घुट जाएगा। तब तक क्योंकि ये लोग आग लगा के भाग गए थे तो आस पड़ोस के और लोग उनके घर के नीचे इकट्ठे हो गए थे। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ कर रहे थे किसी तरह बच जाए। तो इस माँ ने अपने दोनों बच्चों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका कि पब्लिक पकड़ लेगी तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, वरना बच्चे बचने का कोई तरीका नहीं है। ईश्वर की, महादेव की कृपा से बच्चे बच गए। लेकिन बाद में प्रीति गुप्ता जी से मैं मिला और भी कई लोग मिले, उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि कपिल भैया, जब मेरा घर जल रहा था तो वो आग किसी भी मुफ्त के पानी से बुझने वाली आग नहीं थी। मेरा ये मानना है कि एक तो लोकतंत्र, जनतंत्र, जनता की इच्छा के अनुरूप शासन, ये मूल विचार, ओरिजिनल थॉट भारत का है। दुनिया में इसके बाद कहीं भी गया हो, लेकिन भारत से ही मूल गया है। और शायद हजारों साल पहले भी कहीं अगर जनपदों में, पंचायतों में स्वराज, ग्राम स्वराज के माध्यम से, नगर जनपदों के माध्यम से राजा भी जनता की या उसके समाजों के प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुरूप निर्णय करें, यह व्यवस्था अगर विश्व में कहीं पर सबसे पहले बनी है तो भारत के अंदर बनी है। इसीलिए आज अगर कोई दुनिया में हमें डेमोक्रेसी सिखाने के लिए आता है तो पहले उसको यह समझना चाहिए कि तुम्हारे पापा हैं हम डेमोक्रेसी के मामले में। लेकिन ये जो नया डेमोक्रेसी के नाम पर जो नया सेटअप 15 अगस्त 1947 के बाद हम लोगों ने अपने को दिया, भारत के लोगों ने भारत को जो संविधान दिया, जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया, जिस बैकग्राउंड में दिया, मुझे लगता है वो बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है, अभी हम लोग जो भी मजाक करते हैं कि वोट खरीदा जा रहा है, वोट बेचा जा रहा है, कोई पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे वोट दे रहा है, कोई किसी और वादे के नाम पे वोट दे रहा है। इसके एक कदम पीछे हटकर आप ये देखो कि इस देश में क्या सब लोग वादों पे वोट कर रहे हैं, या खाली इस देश में एक समाज ऐसा है जो वादों के नाम पे वोट कर रहे हैं और बाकी सबको पता है कि ओरिजिनल एजेंडा क्या है वोट देने का। 1947 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, ये वाली डेमोक्रेसी की मैं वोट दूंगा तो मेरे बच्चे को क्या मिलेगा, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, मेरे मोहल्ले को क्या मिलेगा, डेमोक्रेसी का ये वाला जो समझ है, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये केवल इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में है। इसके अलावा एक समाज इस देश में ऐसा है जिसको डे वन से पता है कि मेरे को गली नाली, स्कूल, अस्पताल, विकास, इसमें से कुछ मतलब नहीं है। एक एक वोट मेरे को
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस देश में पूरी तरह अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए देना है। तो पूरे भारत की आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ सेम नहीं है। इसीलिए दुनिया में तो हो सकता है कि 51% का मतलब 100% हो डेमोक्रेसी में, भारत में 20% का मतलब 100% बना हुआ था। एक एग्जाम्पल भी हम लोग आपस में कई बार चर्चा करते हैं कि एक कॉलेज की व्यवस्था थी, कैंटीन की, मेस की, हॉस्टल की। उसमें निर्णय हुआ कि सबसे ज्यादा लोग जो खाना चाहेंगे वो कैंटीन में बनेगा। 25 लोगों ने बोला बिरयानी खानी है, और बाकी 75 लोगों ने, किसी ने 10 ने बोला डोसा खाना है, किसी ने बोला खिचड़ी खानी है, किसी ने बोला रोटी। लेकिन 75 लोगों की मर्जी के खिलाफ 25 लोगों की बिरयानी 100 लोगों के लिए बनाई गई। ये है भारत की आज की डेमोक्रेसी। और इसमें जो सबसे चिंता का विषय है, जो मुझे ये लगता है कि हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो हम खाली वोट डाला और नेता जो चुनाव जीत के आया उसके ऊपर बात करते हैं, इसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन इसकी आड़ में डेमोक्रेसी के ही 3 और बड़े हिस्से, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, इसकी तो जवाबदेही खत्म हो चुकी है। आज अगर भारत में धर्म और राष्ट्र के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो भारत की न्यायपालिका है। उसके बाद मीडिया है। और जो भ्रष्टाचार की बात होती है, उस वो ब्यूरोक्रेसी की गोदी में बैठ के भ्रष्टाचार का बच्चा बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि हमने डेमोक्रेसी की एक पर्टिकुलर समझ के ऊपर पूरा जोर डाल दिया, वोट कैसे होगा, वोट का परिणाम कैसे होगा, नेता क्या करेगा, नेता क्या नहीं करेगा, वादा क्या किया, क्या वादा नहीं किया, इसका परिणाम यह निकल के आ रहा है कि हमने वोट के मुख्य मकसद को, उद्देश्य को, आपको वोट की ताकत दी क्यों गई? इस देश में एक समाज ऐसा है जिसके बच्चे को पैदा होते ही पता है कि वोट की ताकत क्या होती है, इकट्ठा होके वोट डाल रहे हैं। कहां पे किसको वोट डालना है, एक बॉर्डर क्रॉस होते ही पता, उनकी निर्णय बदल जाता है। एक चुनाव में इक्वेशन चेंज होते ही निर्णय बदल जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को दे दो, दिल्ली में नमाजवादी को दे दो, अगल बगल बॉर्डर हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक वोटिंग, पूरी की पूरी कम्युनिटी के द्वारा रणनीतिक वोटिंग होती है कि नहीं होती है? उनको आप जाके ये कह दो कि आपको 10,000 रुपए महीना बिना कोई काम किए मिलेगा, लेकिन इस पार्टी की जगह इस पार्टी को वोट दे दो, आप दिला के दिखा दो, दिला के दिखा दो आप। इसका मतलब उनका जो चश्मा है व्यवस्था को देखने का और हमारा जो चश्मा है व्यवस्था को देखने का, दोनों अलग अलग है। वो ये मान के चल रहे हैं कि, और अब तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, जिस दिन 370 हटी उस दिन इस देश के एक बड़े मदरसे के मौलाना ने रिकॉर्ड पे आके बोला, कह रहा आज आपके पास सत्ता है, आप पास कर लो, 15 साल बाद तो हमारी आएगी, तब क्या कर लोगे? तब सारे कानून, क्योंकि वो उस लक्ष्य को लेकर बांग्लादेश से रोहिंग्या निकल के जम्मू के बॉर्डर में जाके बस गया, हरिद्वार के बॉर्डर में जाके बस गया, कर्नाटक में मैंगलोर में जाके बस गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इसका बच्चा वोट डालेगा, उसके वोट की गिनती भी उतनी होगी जितनी आपके और मेरे बच्चे के वोट की गिनती होगी। मुझे इसलिए यह लगता है कि ये बड़े छोटे मुद्दे हैं, किसी ने क्या दे दिया, किसको क्या वोट मिल गया, 1-2 चुनाव के परिणामों के मुद्दे हैं। आज होगा कल नहीं होगा, आज झूठा वादा कर भी ले कितने दिन चला लेगा? पंजाब में टीचरों को तनख्वाह मिलनी बंद हो चुकी है आज की तारीख में, पिछले महीने की तनख्वाह नहीं आई अभी तक, कितने दिन? लेकिन कीमत, अपने शेर को खोया कल हमने बीच सड़क में, वहां पे अमृतसर में, चुका दी कीमत। पानी, मुफ्त के पानी की कीमत खून से चुका रहे हैं अपने बेटों के, भाइयों के। इसलिए
मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, वोटिंग प्रोसेस को और इलेक्शन को समझने का चश्मा भारत के बहुसंख्यक समाज को बदलना होगा। यूरोप में, अमेरिका में, या ये जो भी, बस 2 मिनट और लूंगा सर, ये जो पूरा मॉडल आया, इस मॉडल का मकसद था चर्च या जिहादी या कॉरपोरेट या कुछ चंद परिवारों के हाथों में सत्ता को बना के रखना और जनता को यह कहना कि ये तुम ही दे रहे हो सत्ता। और इसीलिए भारत में भी हम अपने लोकतंत्र पे गर्व बहुत करते हैं, लेकिन हमने पप्पू के खानदान को 70 साल कुर्सी पे बैठा के रखा है। कौन सा लोकतंत्र? और दिल्ली का पप्पू नहीं, यूपी का अलग पप्पू था, कर्नाटक का अलग पप्पू था, तमिलनाडु का अलग पप्पू था, जम्मू कश्मीर का अलग पप्पू था। सबके पप्पुओं की फैमिली ने राज किया है 70 साल लोकतंत्र के नाम पर हमारे ऊपर। कौन सा लोकतंत्र? हमें गर्व होता है क्योंकि शांति से चला, खून खराबा नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, तो हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व होता है। लेकिन हमारा चश्मा और उनका चश्मा अलग अलग है इस व्यवस्था को देखने का। और आज ये फ्रीबीज के नाम पर, वादों के नाम पर, जुमलों के नाम पर, ये खाली घोटाले करने के लिए नहीं हो रहा। कोई सोचे कि एक नेता 4-5 घोटाले करके अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए पैसा बनाने के लिए झूठा वादा करके निकल जाएगा, उसका परिवार जेल में जाएगा, नहीं जाएगा, ये नहीं है। चुनौती इससे बड़ी है। उनको ये पता है 20-25% इकट्ठा है, 10-15% तोड़ लो। 20-25% इकट्ठा है, 10-15% तोड़ लो। जात पे तोड़ लो, धर्म पे तोड़ लो, समाज पे तोड़ लो, मोहल्ले पे तोड़ लो, कुछ नहीं मिले तो मुफ्त के किसी वादे पे तोड़ लो। किसी का भी इसके अलावा, ये विघटनकारी है। ये डेमोक्रेसी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे के पूरे सिस्टम को अपहरण करने के लिए। क्या कारण है? भारत की संसद से पास कानून देश की सड़क पे रुक जाता है और देश की न्याय व्यवस्था, और बहुत कड़वा सत्य है, जिस देश में कन्हैया लाल जी का मर्डर हो गया, किशन झारवाड़ जी का मर्डर हो गया, अभी सूरी जी का मर्डर हो गया, अंकित शर्मा का मर्डर हो गया, दिलबर नेगी का मर्डर हो गया, ध्रुव त्यागी का मर्डर हो गया, डॉक्टर नारंग का मर्डर हो गया, प्रवीण नेतारू का मर्डर हो गया। इस देश की न्याय व्यवस्था पिछले हफ्ते से एक पिटीशन सुन रही है कि मुसलमान खतरे में है। क्या वो न्याय व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर है? लेकिन हमारा उसके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि हम तो अपने नेताओं को ही गाली देते रह जाएंगे। मेरा वोट पड़ा, मेरा वोट नहीं पड़ा, मेरा वोट ये, मेरा वोट वो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। और इसमें हमें मजा आ रहा है, यही वाला मजा आ रहा है जो सर गाना गा रहे थे, तुम रूठी रहो मैं मनाता। वो रूठी मनाना तो हो रहा है, घर से तो पीछे से चोरी हो रही है। हम तो बगीचे में गाना गा रहे हैं, पीछे ताला टूट रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आज, क्योंकि यहां सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जन साधारण से चेतना के स्तर पर, एक स्तर पर ऊंचे उठ चुके लोग बैठे हैं, समाज के लिए चिंतित लोग बैठे हैं। लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, वोटिंग को, चुनाव को, चुनावों के परिणामों को, और इस व्यवस्था में जवाबदेही से बचकर निकल चुके बाकी तीनों लोकतंत्र के खंभों को, इनको देखने का, समझने का, इनका चश्मा बदलने की जरूरत है। और कैसे राष्ट्र और धर्म के लिए एक एक वोट का इस्तेमाल किया जाए, इस संबंध में समाज में कुछ लोगों को आज से सोचना और जागरण करना आवश्यक होगा। बहुत बहुत आभार भाई।